स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार। हिमालय एक ग्रेवयार्ड है, एक ऐसा कब्रिस्तान जहां आपको ना सिर्फ सागरी जीवों के कंकाल मिलते हैं, बल्कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में कभी गए हो तो वहां एक जीवाश्म नेशनल पार्क है जहां विशालकाय वानरों के भी जीवाश्म मिलते हैं। पर आपका आश्चर्य तब और ज्यादा बढ़ जाएगा जब मैं आपसे कहूंगा कि जिस हिमालय की चर्चा आप करते हैं, यानी कि वो हिमालय जो कि विशालकाय सागरी जीवों के कंकाल लिए हुए है, वो एक कब्रिस्तान की भांति दिखाई देगा आपको। हिमाचल प्रदेश के पास लाहौल स्पीति एक एरिया है, वहां जाकर देखिएगा, आपको वहां उस नदी की घाटी को थोड़ा सा खोदेंगे आप तो वहां कुछ इस प्रकार से सागरी जीवों के कंकाल मिलते हैं। सोचकर देखिए कि एक ऐसी माउंटेन रेंज जो कि विश्व की 20 सबसे अधिक ऊंची चोटियों को अपने अंदर लिए हुए है, उस माउंटेन रेंज में अगर उसकी बर्फ को हटा दें हम तो सागरी जीव का कंकाल मिलता है। हो सकता है आपको आश्चर्य हुआ हो, लेकिन इसे थोड़ा सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के दायरे से बढ़ाकर हम देखें तो आप पाएंगे कि हिमालय के उत्थान का, यानी कि जिस समय पर हिमालय बना, इसके उत्थान का सीधा सीधा कनेक्शन है हमारे अंटार्कटिका के जमने से। आपको पता है कि जो अंटार्कटिका का क्षेत्र है बच्चे, उस स्थान पर एक्चुअली में एक समय पे 6 फीट ऊंचा तक पेंगुइन रहा करता था। 6 फीट की हाइट के पेंगुइन रहते थे और वो ट्रॉपिकल एरिया के पेंगुइन थे, यानी कि गर्म प्रदेश में रहने वाले पेंगुइन थे। आपको इवन अंटार्कटिका के क्षेत्र में ताड़ के पेड़ दिखाई देंगे और इवन आपको वहां ठंडे रक्त के जीव सरीसृप दिखाई देंगे। बड़े आकार के जो घड़ियाल होते हैं या मगरमच्छ होते हैं आपको दिखाई पड़ेंगे। आश्चर्य होगा आपको जानकर, लेकिन यह आपका आश्चर्य तब मैं और ज्यादा बढ़ा दूं यह कहकर कि एक्चुअली में बच्चे जो आप हाथी देखते हैं, घोड़े देखते हैं या ऊंट देखते हैं, इन सभी का जो बॉडी साइज है, यह बॉडी साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है हिमालय से। जैसे जैसे हिमालय बढ़ा वैसे वैसे इन जीवों का आकार बढ़ा है। और यह जीवों का आकार कैसे बढ़ा है? तो एक्चुअली में जीव जो है वो हाथी लगभग 3 फीट का हुआ करता था, जो घोड़े हुआ करते थे ये लगभग डॉग के आकार के थे, और जो ऊंट थे ये बेसिकली यानी कि जो कैमल्स थे, यू विल फाइंड के उनका साइज इज रफली अराउंड साइज ऑफ अ स्मॉल कैट, एक छोटी बिल्ली के आकार का था। तो अब इन सारी चीजों को समझे कि कैसे एक हिमालय के उत्थान ने, यानी कि ओरिजिन ऑफ हिमालयाज ने कैसे हमारी अर्थ के टेम्परेचर को कम किया, कैसे जीवों के साइज को कम किया, कैसे इस हिमालय में हमें सागरी जीवों के कंकाल देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ आज अभी की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वेलकम, मेरा नाम अभिनव कुमार बोहरे है और आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर हैं। और मैं आगे आपसे जिनकी चर्चा करने वाला हूं वो विषय भूगोल यानी कि ज्योग्राफी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर 2026, 2077, 6 तो बीत चुका है वैसे, 27, 28 और 29 के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, असेसमेंट के साथ साथ रिवीजन और टेस्ट सीरीज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं आपको टॉपिक से परिचित कराऊं। ये टॉपिक आता है ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंतर्गत, यानी कि भूगोल वैकल्पिक के अंतर्गत। अगर आप ज्योग्राफी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप क्लासेस में आ सकते हैं। इन क्लासेस में एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुका है। आज यानी कि 17 तारीख को हमने इसमें जो क्लासेस है उसे स्टार्ट कर दिया है और इसमें एडमिशन की लास्ट डेट भी आपके सामने है। चलिए जरा हम डिस्कशन में वापस आते हैं। टेल मी कि क्या लगता है भाई आपको, क्या हुआ है हमारी अर्थ के साथ ऐसा कि अर्थ के टेम्परेचर का हिमालयाज के साथ कनेक्शन है? तो जरा समझिए। सबसे पहले तो हिमालय के पहले के काल के बारे में देखते हैं। इसे कहा जाता है इयोसीन, जो ग्रीन हाउस एज है, या फिर सीधा सीधा कहें तो ग्रीन हाउस एज। एक ऐसी एज जब पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूं तो हमारी अर्थ पर इस समय पे, जो आज से लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले का समय था, जब हिमालय नहीं बना था, उस समय पर हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज था ये आज से लगभग 3 से 4 गुना था। इसीलिए हमारी पृथ्वी का तापमान औसतन 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। पृथ्वी पे कहीं पर भी आपको हिमनद दिखाई नहीं पड़ते थे। पूरा इलाका गर्म, ह्यूमिड यानी कि हॉट, ह्यूमिड एंड घिरा हुआ था डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट से। अभी से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में घने जंगल थे, ताड़ के पेड़ थे और पेंगुइन्स के साथ साथ यहां रहा करते थे विशाल आकार के सरीसृप। ये वही काल है। अब उस समय पर पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा होने का रीजन सिंपल सा मैं कहूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का अभी से 3 से 4 गुना होना, रफली अराउंड 1000 ppm के आसपास। अब
इसके आगे क्या होता है, तो यहां ध्यान से समझिएगा। इसके जस्ट बाद आता है इंडो यूरेशियन प्लेट का, यानी कि जिसे हम साधारणतः इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना, इस टकराव के कारण हिमालय बनना शुरू होता है। और अब आप समझिए कि हिमालय जिस समय बन रहा है उस समय पृथ्वी पर कहीं पर भी आपको ग्लेशियर नहीं दिखते, बर्फ नहीं दिखती। ठीक, अब हिमालय जब बनना स्टार्ट होगा तो इस टाइम पे जमीन के अंदर से बाहर आएंगी सिलिकेट रॉक्स। ये वर्जिन मोस्ट रॉक हैं। इन रॉक्स को जब एक्सपोजर मिलेगा और हिमालय जो है वो रोकेगा हवाओं को, जो कि मॉनसून को जन्म देगा, तो मॉनसून की हवाएं जन्म लेंगी और हिमालय से टकराने पर बारिश शुरू होगी। और ये जो बारिश है, इस बारिश के पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर नीचे आएगी। यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा है, या मैं कहूं अ वीक एसिड रेनफॉल, इस बारिश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच पानी यानी कि वीक एसिड, ये क्रिया करेगा हिमालय की चट्टानों से। ये सिलिकेट रॉक्स हैं और सिलिकेट रॉक्स जैसे जैसे क्रिया करेंगी ये कार्बोनेट्स में चेंज होंगी। कार्बोनेट और साथ में कैल्शियम, ये इस वर्षा के जल के साथ धीरे धीरे करके सागर में जाएगा। सागर में जाने पर सागर के जीव इसमें से कार्बोनेट और कैल्शियम निकालकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, जो कि सागरों में बाह्य कंकाल के जीवों यानी कि एक्सोस्केलेटन एनिमल की उत्पत्ति का कारण है। चलो, तो उस तरफ हम नहीं जाते, हमारा फोकस इसी बात पर रखते हैं कि भाई हिमालय जब बना तो हिमालय के बनने के कारण एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई थी और उस रिमूव हुई कार्बन डाइऑक्साइड ने सिलिकेट रॉक्स के साथ क्रिया की थी और वो सिलिकेट रॉक्स के साथ क्रिया करके कार्बोनेट बनाकर सागर के अंदर चली गई। इससे आप ये समझे कि एक्चुअली में हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज सिग्निफिकेंटली कम हुआ था बिकॉज ऑफ राइजिंग ऑफ हिमालयास, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति के कारण। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, जैसे ही पृथ्वी का तापमान घटना शुरू होगा, ये जो वेदरिंग थी या ये जो अपक्षय अपर्दन था, इसके कारण जो तापमान गिरेगा इससे पृथ्वी ठंडी होना शुरू होगी। हमारे जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं ये बेसिकली ठंडे होना स्टार्ट होंगे। अब जैसे जैसे ध्रुवीय क्षेत्र ठंडे होंगे, हमारा अंटार्कटिका का वो क्षेत्र जहां आपको पेंगुइन दिखा करते थे 6 फीट के, लगभग आपको 12 से 15 फीट से स्टार्ट होकर 24 फीट लॉन्ग हमें जो क्रोकोडाइल्स दिखते थे, ये धीरे धीरे कर खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और यही कारण है कि आपको पेंगुइन सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में दिखते हैं, राइट। अब यहां से जरा आगे बढ़िए। अब जब पृथ्वी ठंडी होना स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हमारे ध्रुव जमना शुरू होंगे, हमारे ध्रुवीय प्रदेश यानी कि पोलर एरिया ठंडे होंगे, तो सागर का जल स्तर भी कम होगा, इवेपोरेशन भी कम होगा। और इवेपोरेशन कम होने से हमारे जो डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं धीरे धीरे कर ये ग्रासलैंड एरिया में चेंज होंगे, घास के मैदान में चेंज होंगे। और जैसे ही घास का मैदान आएगा, आप पाओगे कि जो घोड़े हैं, जो ऊंट हैं, इनका एक्चुअली में जो ओरिजिन का कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिका है। अगर आप लोग का ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा, भूगोल वैकल्पिक होगा, तो आप इसे पढ़ेंगे बायो ज्योग्राफी के अंतर्गत कि भाई जो एनिमल्स का माइग्रेशन है ये एंशिएंट टाइम पर कैसे हुआ था, आज के समय कैसे हुआ है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो घोड़े हैं, जो ऊंट हैं, ये आज के समय आपको नॉर्थ अमेरिका में बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये एक्चुअली में नॉर्थ अमेरिका में रहते थे। इनके जो पूर्वज हैं जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, ये एक्चुअली में नॉर्थ अमेरिका में रहते थे। और बेरिंग लैंड ब्रिज के थ्रू, अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा होगा, देन आई एम श्योर अबाउट इट कि आपको ये पता है दैट इस तरीके से आपको यहां पर अलास्का वाला क्षेत्र दिखता है, यहां आपको कामचटका का पेनिनसुला के थ्रू ये हमारा साइबेरिया का हिस्सा दिखता है, और इस प्लेस में आपको दिखाई देता है बेरिंग सी। एंड यू विल फाइंड कि एक समय पर ये बेरिंग लैंड ब्रिज था और इधर पर आपको कैमल्स मिलते थे, हॉर्सेस मिलते थे, और ये सारे जीव जैसे जैसे जंगल खत्म होना शुरू हुए, एक्चुअली में बारिश कम हो गई थी तापमान के घटने के कारण, तो ये सारे जीव जो है वो जंगलों से धीरे धीरे घास के मैदान में आना स्टार्ट होते हैं। और जब भी कभी एयर के अंदर मॉइस्चर रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, बॉडी साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। आपको विश्वास ना हो तो एक काम कीजिए, एयर के अंदर मॉइस्चर काफी कम होगा ठंडे प्रदेशों में, आप जाएं चेक करें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों में एवरेज हाइट ऑफ ह्यूमन कितनी होती है। आपको नॉर्वे में एवरेज हाइट ऑफ मेल ये दिखाई देगी 5 फीट 11 इंच। और एक बार देखिए सदाबहार वन जहां आज आपको पृथ्वी पर दिखाई पड़ते हैं, वहां रहने वाली ट्राइब्स की एवरेज हाइट देखेगा। वर्ल्ड की सबसे कम हाइट की ट्राइब्स जैसे पिग्मी ट्राइब, ये आपको दिखाई देगी कॉन्गो के सदाबहार बेसिन में। इससे आप ये समझते हैं कि जिस भी स्थान पर आपको तापमान बढ़ा
और ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई दिखेगी, जीवों का आकार छोटा हो जाएगा। अब जब हिमालय नहीं था, तापमान भी ज्यादा था, बारिश भी ज्यादा हो रही थी, इसलिए आप पाओगे कि अर्थ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हाई होने के कारण जीवों का आकार छोटा था। अब हिमालय आया, तापमान घटा, ह्यूमिडिटी कम हुई। ह्यूमिडिटी कम होने पर जीव धीरे धीरे कर बड़े होना शुरू होंगे, क्योंकि जंगल धीरे धीरे घास के मैदान में बदलेंगे। अब जब ये घास के मैदान में बदलेंगे तो ये अपने दिमाग पर फिट रखिएगा कि जो घास होती है, इस घास के मैदान में जीवों की एंट्री के साथ इनके शरीर का आकार इसलिए बढ़ता है ताकि अपने शिकारी के अगेंस्ट, अपने प्रीडिएटर के अगेंस्ट अपने आप को बचा सकें। और साथ ही जब ये खूब सारा घास यानी कि खूब सारा वेजिटेटिव मैटर कंज्यूम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे कर बॉडी साइज बढ़ेगा। पहले क्यों नहीं बढ़ता था? तो उसका कारण याद रखें कि बड़े शरीर के लिए कूलिंग सिस्टम को और भी ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ता, और जीवों में शरीर को कूल रखने के लिए यानी कि ठंडा रखने के लिए जो कूलिंग सिस्टम है वो हायर ह्यूमिडिटी पर काम नहीं करता। इसे कहते हैं कि ह्यूमिडिटी एक लिमिटिंग फैक्टर है। एक निश्चित स्तर से अधिक आर्द्रता होने पर, नमी होने पर जीव सरवाइव नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी आप बढ़ाओगे बॉडी साइज कम होगा, ह्यूमिडिटी कम करोगे बॉडी साइज बढ़ेगा। तो यहां देखिए, जैसे ही हिमालयाज आए, हिमालय ने ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव करके तापमान कम किया, नमी को कम किया, और नमी को कम करने पर ये सारे जीवों का आकार बढ़ता गया। अब नॉर्थ अमेरिका से हाथी और जो ऊंट हैं ये निकलना, हाथी तो वैसे स्पेसिफिक नहीं, पर ऊंट और घोड़े जो है वो बेरिंग लैंड ब्रिज के थ्रू आए एशिया। एशिया में आप पाओगे, सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, बैक्टीरियन कैमल। ये कैमल का बच्चे वो प्रकार था जो बेसिकली ठंडे प्रदेश में रहता था। अब सोचिए कितनी बड़ी यात्रा है कैमल्स की। कैमल ने चलना स्टार्ट करा नॉर्थ अमेरिका से, चलते हुए आया यहां से एशिया में ठंडे इलाकों में रहा, पहाड़ी इलाकों में रहा, फिर चलते हुए ये रेगिस्तान तक आया, रेगिस्तानी इलाकों में रहा, और इसके बाद चलते हुए इवन ये आगे हमारे कच्छ रण, और कच्छ रण के आगे सागर के अंदर भी रहा। जी हां, आपको जो दिखाई देता है खराई कैमल, अगर आप उसकी आनुवंशिकता को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सभी उस कैमल के वंशज हैं, या ऑफस्प्रिंग्स हैं, या इन्फेंट हैं, या इंसिस्टर्स हैं, जो एक्चुअली में कभी निकले थे कहां? नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका से चलते हुए बेरिंग लैंड ब्रिज के थ्रू एशिया से पहाड़ी क्षेत्र टिएन शान, कुल्लून शान, नान शान, अल्तुन शान, फिर तिब्बत का पठार, फिर कहीं पर लद्दाख का एरिया। हमारे लद्दाख में भी आपको बैक्टीरियन कैमल दिखता है, बड़े बड़े बालों वाला ऊंचे आकार का कैमल। और इसके बाद थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो राजस्थान के एरिया में आपको जो नॉर्मल रेगिस्तान का जहाज कैमल दिखाई देता है वो, और उसके बाद फिर खराई कैमल जो पानी के अंदर तैरता है, स्विमिंग कैमल कहते हैं। इसी तरीके से घोड़ों की भी यात्रा है। घोड़े चलते हुए सेंट्रल एशिया तक आए, और सेंट्रल एशिया में इनको डोमेस्टिकेट करा यूरोपियंस ने, एशियंस ने, और इसके कारण घोड़ों की अधिकांश आबादी हमने डोमेस्टिकेट की, और ये जंगलों से धीरे धीरे कर खत्म हो गए। आज के समय आपको वर्ल्ड में जहां भी घोड़े दिखाई पड़ते हैं, ये घोड़े बेसिकली पहले डोमेस्टिकेट किए जा चुके थे, और फिर बाद में कभी युद्ध वगैरह हुआ तो ये भागकर चले गए, और यहां पर फिर शेष रह गए जो घोड़े वो जंगल में सरवाइव कर गए। सरवाइव करने के कारण आपको कुछ कुछ जगहों पर दुनिया में जंगली घोड़े दिखते हैं, जैसे मंगोलिया का इलाका हुआ, आदि क्षेत्र। और जिस इलाके से घोड़े निकले थे नॉर्थ अमेरिका, वहां से पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन आज के समय घोड़े आपको दोबारा दिखेंगे नॉर्थ अमेरिका में। और ये दोबारा कैसे पहुंचे उस स्थान पर? तो एक्चुअली में इन्हें यूरोपियंस ने, यानी कि घोड़े चलते हुए उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ अमेरिका से यूरोप, और यूरोप से फिर ये दोबारा ह्यूमंस के थ्रू ट्रेड के लिए वापस ले गए और वापस पहुंचे नॉर्थ अमेरिका। तो घोड़ों ने एक्चुअली में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया है। ज्योग्राफी ऑप्शन में आप पढ़ेंगे तो इसका अंश आपको दिखाई देगा। और साथ ही ये तो जो एक पूरा ट्रैवलिंग थी, इस ट्रैवलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन था, वो था इनके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंज होना। तो आपने यहां देखा कि कैसे सिर्फ हिमालय के उत्थान ने, कैसे सिर्फ हिमालय की ओरोजिनी ने अर्थ के पूरे पैटर्न में, चाहे फिर वो बारिश का पैटर्न हो, चाहे टेम्परेचर का डिफरेंस हो, चाहे ह्यूमिडिटी का डिफरेंस हो, या फिर एनिमल्स का माइग्रेशन हो, या एनिमल्स का एक से दूसरे इलाके में जाना हो, इसे इफेक्ट किया। आई होप आपके लिए चीज़ें जो है वो जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था शायद मैं उसे समझा पाया हूं।
अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इस विषय को और अधिक गहराई से पढ़ना है या आप इस विषय को और अच्छे से समझना चाहते हो, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शन ऑफ यूपीएससी। यह यूपीएससी के सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस में से एक है। अगर आप चाहें तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ज्योग्राफी ऑप्शन का हिस्सा बन सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको इस ऑप्शन को पढ़ने पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, ना केवल इवन आपको आप इसका एक इम्पैक्ट आपके यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मिलेगा, जहां 1/3 यानी कि ऑलमोस्ट 1/3 पेपर डायरेक्टली ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ लेने पर कवर होता हुआ दिखाई पड़ता है। साथ ही आपको क्लियरली अगर यूपीएससी में फ्रॉम स्टेज 1 टू द लास्ट स्टेज ऑफ योर सिलेक्शन, यहां तक की जर्नी फुल फ्लेजेडली हमारे साथ प्ले करनी है, तो हमारे P2I बैचेस यानी कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी करने वाले हमारे बैचेस, इनमें अभी एडमिशन ओपन है। आप बिल्कुल इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसमें हम ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, कुछ इसी तरीके से और साथ ही बाकी सारे विषयों को भी कवर करने वाले हैं। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सिंपली आपको इतना करना है दैट यू हैव टू यूज अ कोड विच इज AK लाइव कोड। इस कोड का यूज करके आप इजीली एनरोलमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।